हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2026 की 50 मोस्ट यानी कि 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज में। ये सीरीज काफी महत्वपूर्ण है आपकी जो आगामी यूपी ट्रिपल एस सी पैट की जो परीक्षा होनी है उसकी दृष्टि से, क्योंकि यहाँ पर हम जो है सब्जेक्ट वाइज और जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही सारे चैप्टर या फिर सारे सब्जेक्ट कवर करते हैं। और आज की जो वीडियो का विशेष फोकस है वह क्या है कि करंट अफेयर्स में हम कवर करेंगे जून 2026 की करंट अफेयर्स, जून 2026 की करंट अफेयर, और साथ ही जो है उत्तर प्रदेश जीके यानी कि जो उत्तर प्रदेश पर विशेष फोकस है इस बार इस वीडियो में। और अभी तक जो है हमारी पार्ट 1 वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप लोगों ने अगर वह नहीं देखी है तो एक बार आप जो है चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट मैंने बना दी है उसमें जाकर देख सकते हैं। और साथ ही ये कौन सी है, ये पार्ट 2 है। तो चलिए देखते हैं। और हमारा सबसे पहला प्रश्न क्या है वह क्या है उसको देख लेते हैं। साथ ही मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो 50 प्रश्न है इनको आप 50 मत मानिए, क्योंकि ये कहीं ज्यादा प्रश्न है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन के 4-4 ऑप्शन है, तो आप समझ सकते हैं ये कितने बनेंगे। तो आज का जो है टॉपिक हमारा यही है। चलिए देखते हैं 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज का। तो प्रश्न क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थल कौन सा है जहां से अग्निकुंड के प्रमाण मिले हैं, तो वह स्थल कौन सा है, तो वह स्थल है कालीबंगा। कालीबंगा जो है जहां से अग्निकुंड के प्रमाण मिले हैं। आपको एक बात और याद रखना है कि यहाँ से जो है जुते हुए खेत के साक्ष्य भी मिले हैं, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। साथ ही अगर हम बात करें धौलावीरा, तो धौलावीरा कहाँ है, धौलावीरा की बात करें तो ये गुजरात के कच्छ में है। ये प्रश्न पूछ लिया जाता है तो आपको याद रखना है, गुजरात के कच्छ में है धौलावीरा। और कालीबंगा कहाँ पर है, तो कालीबंगा ये है राजस्थान में, राजस्थान में कालीबंगा है। और लोथल, लोथल जो है काफी महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रखिए। लोथल जो है ये गुजरात के अहमदाबाद में है, गुजरात के अहमदाबाद में है। और आपको एक बात और याद रखनी है इसकी कि ये जो है प्राचीन डॉकयार्ड है, डॉकयार्ड यानी कि बंदरगाह है, प्राचीन बंदरगाह है। तो ये आपको याद रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता में एकमात्र साक्ष्य बंदरगाह के रूप में प्राप्त हुआ तो वह कौन सा है, लोथल है। आपको याद रखना है। इसके बाद करते हैं राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जो है ये कहाँ है, ये है हरियाणा में, हरियाणा में है राखीगढ़ी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है कि किस गुप्त शासक ने प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार दक्षिण भारत में विजय अभियान चलाया था। तो ये कौन से गुप्त शासक थे जिन्होंने दक्षिण भारत में अभियान चलाया था, तो ये थे समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त। देखिए गुप्त जो गुप्त शासक हैं और या गुप्त वंश है, यहाँ से काफी महत्वपूर्ण है ये और आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो मैं इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उनको बता देता हूँ। गुप्त वंश, गुप्त वंश को समझ लीजिए कि इसका जो शासन था कब से कब तक था, 320 ईस्वी से, 320 ईस्वी से 550 ईस्वी तक इसका शासन रहा। और इस गुप्त वंश का जो संस्थापक है, संस्थापक वह कौन है, तो गुप्त वंश के संस्थापक जो हैं श्री गुप्त हैं, श्री गुप्त, गुप्त वंश के संस्थापक हैं। और अगर हम बात करें तो हाँ, एक प्रश्न और बन जाता है कि इसके वास्तविक संस्थापक कौन हैं, वास्तविक संस्थापक, गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक या फिर हम कहें प्रथम जो शक्तिशाली जो शासक थे वह कौन है, तो वह है कौन, चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ये वास्तविक शासक हैं। और इन्होंने क्या किया था, जो चंद्रगुप्त प्रथम है इन्होंने लिच्छवी राजकुमारी के साथ विवाह किया था। ये प्रश्न पूछ लिया जाता है, लिच्छवी राजकुमारी जो कुमार देवी थी उनके साथ इन्होंने विवाह किया था। साथ ही जो है आपको याद रखना है, इन्होंने क्या किया था, गुप्त संपत भी चलाई थी, गुप्त संपत की शुरुआत की थी, गुप्त संपत की शुरुआत की थी किन्होंने, चंद्रगुप्त प्रथम ने। ये भी आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण है।
इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट हैं कि गुप्त वंश की जो राजधानी थी वह क्या थी? राजधानी थी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र पाटलिपुत्र की अगर हम बात करें तो ये जो है आधुनिक समय में पटना है, पाटलिपुत्र। और इसके अलावा अगर हम देखें तो समुद्रगुप्त को बी.ए. स्मिथ ने भारत का नेपोलियन भी कहा था, ये भी आपको याद रखना है। साथ ही एक प्रश्न और यहाँ से बन जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना तो नालंदा जो विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना किसने की है? इसकी स्थापना की है कुमार गुप्त ने। कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिल्ली सल्तनत में टोकन मुद्रा किस शासक ने प्रारंभ की थी? तो टोकन मुद्रा जो है ये किस शासक ने प्रारंभ की थी? ये प्रारंभ की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने। ये काफी महत्वपूर्ण है और यहाँ से जो है बार बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। टोकन मुद्रा आखिर क्या थी? तो ये थी एक सांकेतिक मुद्रा, तांबे की सांकेतिक मुद्रा थी टोकन मुद्रा। माना जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में इसकी जो है खजाना खाली हो चुका था, जिसके कारण क्या हुआ कि इसने सोचा कि तांबे का एक सस्ता जो तांबा उस समय हुआ करता था उसकी मुद्रा हम जारी करें। और ये जो निर्णय इसने लिया था किससे प्रेरणा लेकर लिया था? ये निर्णय लिया था चीन से प्रेरणा लेकर, क्योंकि चीन में उस समय जो है कागज के नोट प्रचलन में लाए गए थे, तो इसलिए वहां से चीन से प्रेरणा ली थी इसने। और इसके कुछ अन्य अगर हम देखें तो इसका शासनकाल, ये प्रश्न आपको याद रखना है कि इसका शासनकाल कब से कब तक था? तो 1325 से 1351 ईस्वी तक इसका शासन रहा। 1351 ईस्वी तक इसका शासन रहा। और इसने क्या किया था? इसके कुछ विवादास्पद कार्य रहे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि टोकन मुद्रा इसने जारी की, ये विफल रहा, क्योंकि टोकन मुद्रा ये विफल रहा। और क्या हुआ कि लोगों ने जाली मुद्राएं बनाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से इसका खजाना खाली होता चला गया। दूसरा इसकी सबसे बड़ी भूल थी कहें तो वह क्या थी? राजधानी परिवर्तन। राजधानी परिवर्तन इसने राजधानी परिवर्तन किया। इसने सोचा कि राजधानी परिवर्तन करते हैं, हो सकता है राज्य में जो है खुशहाली आए। तो इसने क्या किया था? दिल्ली से देवगिरी के लिए राजधानी को परिवर्तित किया और दक्षिण भारत पर नियंत्रण के लिए भी इसको परिवर्तित किया था। तो आपको ये दोनों चीजें याद रखनी है। दिल्ली से देवगिरी के लिए इसने परिवर्तन किया और उसका नाम क्या रखा? दौलताबाद नाम रखा। और दूसरा क्या किया था कि दुआओं क्षेत्र में इसने कर वृद्धि कर दी थी। दुआओं का जो क्षेत्र था उसमें कर वृद्धि की। तो ये इसके प्रमुख कार्य हैं, जिसकी वजह से इसका जो राज्य है या शासन है वो काफी चर्चा में रहा। दुआओं क्षेत्र में कर वृद्धि की इसने। और इसी कारण जो एक अब्दुल कादिर बदायूनी थे, उन्होंने क्या कहा था इसके लिए कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। ये अब्दुल कादिर बदायूं ने इसी कारण वजह से कहा था, क्योंकि इसके समय में प्रजा काफी परेशान हो चुकी थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष में हुई? ये हुई थी 1336 में। 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई। और ये किसने की थी? ये आपको याद रखना है, हरिहर एवं बुक्का ने। हरिहर एवं बुक्का ने। तो हरिहर एवं बुक्का ने जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। नेक्स्ट देखते हैं। अकबर द्वारा स्थापित इबादत खाना कहाँ स्थित है? तो अकबर के द्वारा जो स्थापित इबादत खाना है ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है फतेहपुर सीकरी में। और इसके अलावा अगर हम देखें तो ये जो है 1575 में स्थापित किया गया, अकबर के द्वारा बनवाया गया। और इसका कार्य क्या था कि विभिन्न विभिन्न धर्मों के विद्वानों से चर्चा के लिए। अकबर का काल जो है काफी महत्वपूर्ण रहता है, यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं, तो इसको आप जो है डिटेल में पढ़ लीजिए। मैं कुछ महत्वपूर्ण चीजें बता देता हूँ, आप उनको देख लीजिए। अकबर के द्वारा जो है
अकबर के द्वारा एक प्रणाली चलाई गई जिसको कहा गया मनसबदारी व्यवस्था। मनसबदारी व्यवस्था। तो ये किसने चलाई? प्रश्न डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, किसने चलाई? अकबर के द्वारा चलाई गई, अकबर के द्वारा लाई गई। और इसका क्या काम था कि सैन्य और प्रशासनिक रैंकिंग प्रणाली। ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है। प्रश्न किस तरह से आता है कि क्या ये कृषि के लिए थी या फिर सैन्य विभाग था या किसी और चीज के लिए, तो इस तरह से प्रश्न पूछ लिया जाता है। और एक चीज और आपको याद रखना है कि अकबर के समय में अकबर ने जजिया कर समाप्त किया था। अकबर ने जजिया कर जो था ये समाप्त किया, ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। और ये कब समाप्त किया था? कब समाप्त किया था? ये किया था 1564 में। अकबर ने जजिया कर 1564 में समाप्त किया। तो इसके जो कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं, आपको ये डिटेल में पढ़ना होगा, ये आप याद रखिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से महत्वपूर्ण प्रश्न है, उनको देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 की अध्यक्षता जो है किसने की थी? तो सूरत अधिवेशन 1907 की अध्यक्षता किसने की? ये की थी रास बिहारी घोष ने, यानी कि ऑप्शन बी सही है। और सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1907 में जो है ये सूरत अधिवेशन हुआ। और अगर हम बात करें तो इस अधिवेशन की मुख्य विशेषता ये थी कि इसमें गर्म दल और जो नरम दल थे, इनमें क्या हुआ? विभाजन हुआ था। तो ये विशेषता रही इसकी। और अगर हम बात करें नेक्स्ट जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं पहले। होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने किस वर्ष में की थी? तो इन्होंने किस वर्ष में की थी? 1916 में। होम रूल लीग जो है ये काफी महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रखिए। होम रूल लीग की बात करें तो भारत में दो लोगों ने इसकी स्थापना की। कौन कौन से थे? एक तो थी एनी बेसेंट और दूसरे थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। एनी बेसेंट की जो होम रूल लीग थी, इसका नाम क्या था? इसको भी याद रखिए, इसका नाम था ऑल इंडिया होम रूल लीग। तो एनी बेसेंट की जो होम रूल लीग थी, इसका नाम था ऑल इंडिया होम रूल लीग। और ये कहाँ पर स्थापित की गई थी? ये स्थापित की गई थी मद्रास में। मद्रास, अडयार, अडयार में। और ये कब स्थापित की गई थी? तो ये की गई थी सितंबर 1916 में। इसी तरह से अगर हम बात करें बाल गंगाधर तिलक की होम रूल लीग का नाम क्या था? इसका नाम था भारतीय होम रूल लीग। और ये कहाँ स्थापित की गई थी? कहाँ इसकी स्थापना की गई थी? बेलगांव में। बेलगांव में। और कब की गई थी? ये भी आपको याद रखना है, 28 अप्रैल 1916 में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है होम रूल लीग से, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गांधी जी पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस अधिवेशन में बने थे? तो किस अधिवेशन में बने थे? और आपको एक बात और याद रखना है, गांधी जी जो है मात्र एक बार ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, ये आपको याद रखना है। और किस अधिवेशन में बने हैं? ये बने हैं बेलगांव अधिवेशन में। बेलगांव अधिवेशन में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? ये किस अधिवेशन में पारित हुआ था? लाहौर अधिवेशन 1929 में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? ये प्रश्न आपसे बार बार पूछा जाता है। तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की। और एक बात आप और याद रखिए कि 26 जनवरी 1930 को इसी अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस जो है उसको मनाने की घोषणा की गई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार सबसे पहले कहाँ स्थापित हुई थी? तो ये कहाँ स्थापित हुई थी? ये हुई थी बलिया में। बलिया में। और किसके नेतृत्व में हुई थी? ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो किसके नेतृत्व में हुई थी? ये हुई थी चित्तू चित्तू पांडे के नेतृत्व में।
चित्त पांडे के नेतृत्व में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भूगोल के 5 प्रश्न देखते हैं कि भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी सहायक नदी की बात की जाए तो ये घग्गरा नदी है, घग्गरा नदी है, और ये जो है नेपाल से निकलती है, नेपाल से निकलती है, और ये गंगा की सहायक नदी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन किस राज्य में होता है। ये सभी को प्रश्न मालूम होगा आई होप। तो ये किस कहाँ होता है, कर्नाटक में। चलिए अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जम्मू कश्मीर यानी कि लद्दाख जो अब वर्तमान में हम देखें को हिमाचल प्रदेश से जोड़ता है। तो ये कौन सा दर्रा है, ये दर्रा है रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसूनी शाखा से होती है। तो कौन सी जो मानसूनी शाखा है उससे सबसे अधिक वर्षा होती है, तो वह होती है बंगाल की खाड़ी की शाखा से सबसे अधिक वर्षा उत्तर भारत में देखी जाती है। और अगर हम बात करें भारत की जो शाखा की, तो एक तो होती है दक्षिण दक्षिण पूर्वी शाखा, दक्षिण पश्चिम शाखा, सॉरी दक्षिण पश्चिम, और एक होती है उत्तर पूर्वी शाखा। तो ये आपको याद रखना है। तो उत्तर पूर्वी शाखा है ये लौटते हुआ मानसून होती है, और ये जो है मानसून का काल होता है दक्षिण पश्चिम शाखा। निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की झील है। तो खारे पानी की झील पूछा है, ये कौन सी है, ये झील है सांबर झील, सांबर झील। और ये कहाँ है, राजस्थान में, राजस्थान में। सांबर झील कहाँ है, राजस्थान में है। बुलर झील कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। इसके अलावा अगर हम देखें लोकटक झील, तो लोकटक झील कहाँ है, मणिपुर में है, मणिपुर में है। और ये झील जो है इस पे तैरता हुआ जो पार्क है वह स्थित है, तैरता हुआ पार्क जो है स्थित है, ये आपको याद रखना है। साथ ही जो है चिल्का झील, चिल्का झील जो है ये लैगून झील है, लैगून झील है। और ये कहाँ स्थित है, ये स्थित है कहाँ पर, उड़ीसा में, उड़ीसा में। अगर हम बात करें तो चिल्का झील जो है अर्ध खारे पानी की झील है, यानी कि पूर्णतः यह खारे पानी की झील नहीं है। चलिए भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रश्न देखते हैं। भारत में मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन मापने का प्रमुख सूचकांक कौन सा है। तो ये कौन सा है, सीपीआई, सीपीआई, सीपीआई है। प्रश्न शायद 16 छूट चुका है, उसको मैं बाद में कवर कर दूंगा। तो ठीक है, चलिए भारत में जो है मुद्रा जारी करने का जो अधिकार है ये किसके पास है, यही प्रश्न है, प्रश्न 16। भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार किसके पास है, मुद्रा जारी करने का अधिकार किसके पास है। तो ये है आरबीआई के पास, आरबीआई के पास। ये केवल 1 रुपए का नोट जारी नहीं करता है, बाकी के अन्य जितने नोट हैं वह जारी करता है कौन, आरबीआई। तो ये 16वां प्रश्न है। चलिए आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री जनधन योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो प्रधानमंत्री जो जनधन योजना है इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, सभी नागरिकों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना इसका प्रमुख उद्देश्य है। और जो ये जनधन योजना है इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो ये हुई थी 28 अगस्त 2014 को शुरू हुई थी, प्रधानमंत्री जनधन योजना 2016 को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत में प्रत्यक्ष कर यानी कि डायरेक्ट टैक्स का उदाहरण कौन सा है। तो डायरेक्ट टैक्स जो होता है ये है आयकर। आयकर दो तरीके के कर होते हैं, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स और एक होता है डायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स जो है सभी पर एक समान होता है, जबकि डायरेक्ट टैक्स जो होता है किसी विशेष व्यक्ति पर उसका भार होता है। तो ये होता है आयकर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विदेशी निवेशकों द्वारा किसी भारतीय कंपनी के 10% से अधिक हिस्सेदारी खरीदने को क्या कहा जाता है। यदि कोई कंपनी जो है 10% या फिर इससे अधिक की जो हिस्सेदारी है वह खरीदती है तो उसको क्या कहा जाएगा, एफडीआई कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, एफडीआई कहा जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के 5 प्रश्न हैं, इनको देख लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो ये कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। और साथ ही में अगर हम देखें तो इसमें 2 शब्द नहीं, इसमें जोड़े गए थे 3 शब्द। एक शब्द और कौन सा था, अखंडता, अखंडता था। तो ये आपको याद रखना है, 3 शब्द जोड़े गए थे कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो सीएजी का उल्लेख किसमें किया गया है, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 148। अगर हम सीएजी की बात करें तो सीएजी जो है भारत के सार्वजनिक व्यय का सर्वोच्च लेखा परीक्षण करने वाला अधिकारी होता है।
संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? सबको मालूम होना चाहिए, मुझे लगता है सभी लोग जानते भी हैं। तो ये किसमें है? अनुच्छेद 123 में। भारत के निर्वाचन आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 324 के अंतर्गत किया गया है भारत के निर्वाचन आयोग का गठन। और इस समय अगर हम बात करें वर्तमान में जो भारत के निर्वाचन आयुक्त हैं, वर्तमान में भारत के निर्वाचक आयुक्त निर्वाचक आयुक्त कौन है? श्री ज्ञानेश कुमार। तो वर्तमान में जो भारत के निर्वाचक आयुक्त हैं श्री ज्ञानेश कुमार। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कि भारत के संविधान में संवृत्ति सूची किस अनुसूची से संबंधित है? तो संवृत्ति सूची की बात की जा रही है, तो ये किससे संबंधित है? ये है सातवीं अनुसूची से। सातवीं अनुसूची से ये सूची से संबंधित जितने भी आपके क्वेश्चन हैं उनको आप अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं। पांचवी अनुसूची, इसमें किसके बारे में चर्चा की गई है? अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से संबंधित है। और अगर हम बात करें छठी अनुसूची, तो छठी अनुसूची है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित है। और जबकि आठवीं अनुसूची जो है ये संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त जो भाषाएं हैं उनसे संबंधित है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सामान्य विज्ञान के 5 प्रश्न देखते हैं। सामान्य विज्ञान के 5 प्रश्न। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? और मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी की अगर हम बात करें तो ये कौन सी है? स्टेप्स। और सबसे बड़ी हड्डी पूछी जाए तो फीमर है। तो अब ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, रक्त का लाल रंग किस पदार्थ के कारण होता है? तो ये किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण। और अगर हम बात करें, जो रक्त है, रक्त का क्या कार्य है? रक्त का कार्य है ऑक्सीजन का जो है परिवहन करना। ऑक्सीजन का परिवहन करने में सहायक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन शरीर में सूर्य के प्रकाश की सहायता से बनता है? तो ये सबको मालूम होना चाहिए, ये है विटामिन डी। विटामिन डी। आपको एक बात याद रखना है कि इनसे जो है इनके रासायनिक नाम पूछ लिए जाते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। रेटिनॉल। इसी तरह से विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबाल्मिन। साइनोकोबाल्मिन। इसको या फिर सीधे सीधे जान लिया जाता है कोबाल्मिन। कोबाल्मिन के नाम से भी जान लिया जाता है। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम क्या है? इसका नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का है। और इसी तरह से अगर हम बात करें विटामिन डी की, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल। तो इसके रासायनिक नाम आप लोग याद रखिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, विद्युत धारा मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो विद्युत धारा मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अमीटर का उपयोग किया जाता है। वोल्ट मीटर है, ये किसके मापन में होता है? ये वोल्टेज के मापन में, वोल्टेज का मापन किया जाता है। और बैरोमीटर जो है, इससे वायुमंडलीय दाब का मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब। और हाइड्रोमीटर जो है, इसके माध्यम से द्रवों की सापेक्षिक आर्द्रता आर्द्रता मापने में इसका उपयोग होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है ये सबसे अधिक मात्रा में लगभग 78% नाइट्रोजन पाई जाती है। इसी तरह से ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन जो है ये 21% पाई जाती है। और अगर हम बात करें आर्गन की, तो आर्गन जो है ये पाई जाती है 0.93% लगभग।
और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। तो इसको आप क्रम से लगा लीजिए और इसको अच्छे से याद कर लीजिए, प्रश्न यहाँ से पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, करंट अफेयर्स के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनको देखते हैं। जून 2026 में आयोजित 51वें G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो ये किसने की है? कनाडा ने की है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जून 2026 में भारत और रूस के बीच आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? तो इसका नाम पूछा है किसका? भारत और रूस के मध्य। तो यहाँ पर अगर हम देखें, गरुड़ जो है ये भारत और फ्रांस के मध्य होता है, भारत और फ्रांस के मध्य होता है गरुड़ अभ्यास। इसी तरह से शक्ति जो है ये भी भारत और फ्रांस के मध्य होता है, भारत और फ्रांस के मध्य होता है। और वरुण, वरुण भी जो है ये भारत और फ्रांस के मध्य होता है। इंद्र जो है ये भारत और रूस के मध्य होता है। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, जून 2026 में किस सरकारी कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में नवाचार एवं स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देना था? तो किसका उद्देश्य था? ये था यूथ कोलैब नेशनल इनोवेशन चैलेंज 2026, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, जून 2026 में किस संस्था से संबंधित भारतीय प्रोग्राम चर्चा में रहा है? तो ये किस संस्था से संबंधित है? ये संबंधित है डिजिटल शासन एवं क्षमता निर्माण से, डिजिटल शासन एवं क्षमता निर्माण से, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला है कि जून 2026 में इंडियन फार्माकोपिया कमीशन यानी कि आईपीसी किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो ये किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत। नेक्स्ट, जून 2026 में अर्बन रिवर मैनेजमेंट प्लान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? शहरी नदियों का संरक्षण एवं पुनर्जीवन। जून 2026 में दिल्ली के लिए जारी वर्किंग प्लान डॉक्यूमेंट 2026-27 से 2036-37 किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? वन प्रबंधन से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन ए सही है। जून 2026 में जारी दिल्ली वर्ल्ड एटलस एटलस का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या है? पक्षियों की जैव विविधता का वैज्ञानिक दस्तावेजीकरण इसका प्रमुख उद्देश्य है। अगला है कि जून 2026 में जारी मैनेजमेंट प्लान फॉर असोलावाती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो ये किससे है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से संबंधित है। जून 2026 में चर्चा में रहा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एडवांस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये किस क्षेत्र से संबंधित है? ये संबंधित है उन्नत संचार एवं दूरसंचार तकनीक से संबंधित है। तो इस तरह के जो है हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब देख लेते हैं जीके, यानी कि जिसमें हम देखेंगे यूपी स्पेशल पर विशेष फोकस रहेगा हमारा, यानी कि उत्तर प्रदेश पर विशेष फोकस है इस बार, यानी कि इसमें और नेक्स्ट में हम जीके को कवर करेंगे। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है, तो ये कौन सा है? कतर्निया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य। उत्तर प्रदेश का प्रथम जैव मंडल यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? ये कौन सा है? दुधवा। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जिला कौन सा है? ये कौन सा है? ये है हरदोई। सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जिला कौन सा है? हरदोई है। और आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध नैमिषारण्य किस नदी के तट पर स्थित है? तो नैमिषारण्य जो है ये किस नदी पर स्थित है? ये है गोमती नदी के तट पर स्थित है, यानी कि ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध पीतल उद्योग यानी कि ब्रांस जो उद्योग है वो किस नगर पर केंद्रित है? कहाँ से संबंधित है? ये संबंधित है मुरादाबाद से। फिरोजाबाद जो है चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है या फिर कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। भदोई जो है ये कालीन के लिए प्रसिद्ध है, कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। चलिए देखते हैं, भारत का पहला राष्ट्रीय जलमार्ग यानी कि नेशनल वाटरवे वन उत्तर प्रदेश के किस शहर से होकर गुजरता है? तो ये कहाँ से गुजरता है? प्रयागराज से, यानी कि ऑप्शन बी सही है। देखते हैं, उत्तर प्रदेश के कांच उद्योग के लिए कौन सा नगर प्रसिद्ध है? तो अभी मैंने आपको बताया है कौन सा नगर प्रसिद्ध है, ये है फिरोजाबाद। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कौन सा है, अशोक जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। और नेक्स्ट देखते हैं,
उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध दशहरी आम मुक्ता किस जिले से संबंधित है? तो ये कहाँ से संबंधित है? लखनऊ। लखनऊ में भी कहाँ से? मलियाबाद से। मलियाबाद से। मलियाबाद जो है आम के लिए काफी फेमस है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद यानी कि ODOP योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या है? प्रत्येक जिले के पारंपरिक उत्पाद को प्रोत्साहित कर रोजगार एवं निर्यात को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो इस तरह से जो है हमारी महत्वपूर्ण जितने भी क्वेश्चन थे, 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, उनको हमने कवर किया है। आप लोग जो बता सकते हैं, कोई सजेशन हो वो दे सकते हैं। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही अन्य वीडियो के लिए। थैंक यू।